कि अंत कैसा दिखता होगा, कि उसमें कितना ठहराव है, कि उसे पता है कि आना तो तूने मेरे पास ही है। सही तो बात। वो अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल बात है। ये कहानी है उस बीज की जिसको जमीन में रोपा गया, लेकिन जमीन उसे अपने से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। जमीन चाहती थी वो हमेशा जमीन के अंदर ही रहे। कुछ उस तरह जैसे था अमित और उसकी माँ। कहानी है उस सांस की, वह सांस जो घुटती आ रही है सदियों से, रिवाजों में, रीति रिवाजों के बीच। इस बार भी घुटी, पिसी, पर अब और नहीं। ये कहानी है सदियों से खामोश बैठे हुए उस ज्वालामुखी की, जो थोड़ी सी गर्मी पाते ही फट गया और चारों तरफ लावा फैलाने लगा। ठीक उसी तरह जैसे है हमारा अजीत, जिसकी नई नई शादी हुई थी। ये कहानी है उस चिड़िया की जिसने उड़कर वापस आना चाहा, बस यही सुनने के लिए कि उसे वापस घर जाना पड़ेगा। जैसी थी अपनी रीना की कहानी। ये कहानी है उस बबूल की कटीली झाड़ियों की, जिसने फूल को चारों तरफ से घेर रखा था और उसकी खुशबू को बिखेरने नहीं दे रहा था, बल्कि कांटे चुभो रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह है हमारा राकेश। कहानियां हैं उस पिंजरे की, जो पिंजरा तो लगता है सोने का, दिखता है बड़ा अजूबा सा, पर था तो वही पिंजरा। जैसे मिला सरिता और ममता को। ये कहानी है उस सेठ की, जिसे लगता था वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, यहां तक कि प्यार भी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि प्यार खरीदा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ हासिल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा अमित समझता था पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है। ये कहानी है उस विवाह की, जो था प्रेम विवाह, जो बदल चुका था विवाह में, जिसमें होता है लेन देन। जैसे अपनी पूजा और रीमा की कहानी। कहानी है उन दो नावों की, जिसमें से एक थी लकड़ी की और दूसरी थी स्टील की। दोनों को मिलके पार करना था समुद्र, लेकिन दोनों को भरोसा नहीं था एक दूसरे पे। ठीक उसी तरह जिस तरह सुविधा और रोहन। ये कहानी है अपने जोकर की, जोकर जो कह नहीं पा रहा था कि वो रो रहा है। जैसे अपना अतुल, जैसे अपना अजीत। ये कहानी है उस चींटी की, जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन अपने कंधों पर ढोकर चलने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी नम्रता अपने कंधों पर सारे परिवार और नौकरी का बोझ लेकर चलने की कोशिश कर रही थी। कहानी जहाँ पे असली मुद्दा है कि दूल्हे को इतना गुस्सा क्यों आता है। दिस हैज बीन अ वेरी टिपिकल इंडियन प्रॉब्लम ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं ये जो इतने सालों से बॉलीवुड का एक रवैया है कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा, तो ये कहीं ना कहीं लड़कों को पहले से एक प्री कंसीव नोशन में रखता है कि शादी इज इक्वल्स टू केज, पिंजरा। एंड अब ये शादी का लड्डू भी है, चाहिए भी, शादी कर बैठते हैं और फिर वही, मतलब दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बेसिकली कि शादी के बाद ऑब्वियसली दो लोग हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, एडजस्टमेंट्स, इश्यूज, दिस एंड दैट, बट वो सिर्फ एक फ्रीडम के फैक्टर में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं दैट दे ओनली
view the life in a long term also from that center point, from that standpoint, which is fatal, which is dangerous, damaging for everyone. तो एंगर मैनेजमेंट और ये जो फ्रीडम और लिबर्टी का जो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है किसी की लाइफ में, इसके बारे में प्लीज थोड़ा खुल के बताइए। तो यहाँ हम कहानी बता रहे हैं रीमा और अमित की। और अमित को बड़ा गुस्सा आता था एंड जो भी चीज़ें हुई है उन दोनों के बीच में, और फिर जाकर रीमा ने जैसे इनिशिएटिव लिया और सारी चीज़ें मतलब क्लैरिटी से उसने डील कर दी। तो ये जो गुस्सा है ये सिर्फ मिलेनियल हस्बैंड्स को आता है ऐसा नहीं है, ये तो वाइफ्स को भी तो आता है। सिर्फ कहीं कभी कभी अभी के अपने किरदार में हम देखेंगे तो यहाँ वो बहुत ओवर पैम्पर्ड था। उसके गुस्से को उसके खुद के पेरेंट्स भी बहुत डरते थे, तो इसीलिए हमेशा वो बहुत सेफली उसे हैंडल करते थे। और यही पैटर्न रीमा ने नहीं इम्प्लीमेंट किया और वहां जाकर उनकी टकरार हो। तो गुस्सा आना ये बहुत सहज बात है, लेकिन कभी कभी गुस्सा आना ये हम समझ सकते हैं। हमेशा अगर गुस्सा आएगा तो यू विल लूज योर वैल्यू इन योर मैरिज। तो गुस्से पे काबू ना करो, गुस्से को रिलीज करने की कोशिश करो। अपने पार्टनर को अगर गुस्सा आ रहा है तो जैसे रीमा ने इनिशिएटिव लिया उस तरह इनिशिएटिव लेकर उस गुस्से को मतलब मसाज करने के बजाय हम उसको रिलीज करने के लिए अपने पार्टनर को कैसे हेल्प करें, इसलिए हमें आगे जाना चाहिए। तो इसी में शायद वो जो पार्टनर की लैंग्वेज जिसकी आप बात करते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैरिज, तो जिससे आप कनेक्ट हो सके पार्टनर को कहीं पे ऐसे आप उस कनेक्शन में लेकर कंफर्ट लेवल पर उसको रियलाइज करवा सकते थे कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है और आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, कम आउट ऑफ दिस। तो ताकि एक सिग्नल जाएगा उसके दिमाग में कि शी इज द वन हु इज शोइंग द कंसर्न, हु हैज अ कंसर्न एंड हु वांट्स टू रियली जेन्युइनली हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कम आउट ऑफ दिस के लिए कभी हेल्प नहीं की, ये वो भी जानता है। क्योंकि उसका जो भी असर है वो उसके मार्केटिंग फील्ड पर मतलब उसके प्रोफेशनल लाइफ पर भी हो रहा है, ये वो भी जानता है। तो यहाँ पर ये आईटी में काम करने वाली प्रैक्टिकल लड़की उसकी लाइफ में आ चुकी है, लेकिन वो स्ट्रांगली खड़ी है वहां पर हेल्प करने के लिए, जो कि पहले वो अवेयर नहीं थी। आफ्टर द सेशन शी गॉट अवेयर कि मुझे मेरा स्मार्टनेस यूज करना है मेरे हस्बैंड को हेल्प करने की। तो ये हुआ एंगर इश्यूज के बारे में। तो बहुत ज्यादा एंग्री हो तो पहले उसे रिलीज कैसे करते हैं ये सीख लो, बाद में शादी कर लो, बहुत सिंपल बात है भाई। और दूसरी बात है इंडिपेंडेंस। तो जिससे ये फ्रीडम चाहिए, जिससे ये इंडिपेंडेंस चाहिए, प्लीज शादी ना करो। सिंपल मैसेज, बिकॉज योर इंडिपेंडेंस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन मैरिज। मैरिज आस्क्स फॉर इंटरडिपेंडेंस, थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी। मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, वैसे मैं तुम्हें भी मेरे ऊपर डिपेंड करवाऊंगी। दिस इज व्हाट इंटरडिपेंडेंस इज। And being dependent on the partner is such a beautiful feeling. You are having that emotional bond, you are having that teamwork. तो जहां आप इंडिपेंडेंस की बात करो तो सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ काम आता है मैरिज में। सो एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो भी सारी चीजें होगी वो इंटरडिपेंडेंस होगी। मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ उस चीज के लिए, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। सिंपल बात है, मैं डिपेंड हूँ तुम्हारे ऊपर, बट दैट इज सच अ जेन्युइन फीलिंग। It creates the romance. Same way, I will make you also realize कि तुम भी मेरे ऊपर डिपेंड हो कुछ चीजों के लिए। Okay, so that is the answer to this question कि जहाँ केज वगैरह लग रहा है तो भाई शादी ना करो, सिंपल है। खुलेआम से सिंगल रहो, कोई आपको बंदूक लेकर तो नहीं कह रहा कि आप शादी कर लो करके। और पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर में आने की तो प्लीज कोई बात नहीं, तरह भी ना आइएगा अंडर इन्फ्लुएंस और शादी करिएगा। Because you will be spoiling not only you will be fooling yourself as well as you will be playing with the emotions of your partner. Yeah. So यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है इन दोनों को अगर इंटरट्वाइन करें तो, कि जैसा कि गुस्से के बारे में आपने बोला कि गुस्सा पहले आप सीख लीजिए कि उसको कैसे कंट्रोल करते हैं या चैनलाइज करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये भी एक बड़ा रोमांटिसाइज आइडिया होता है कि एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मेरा गुस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि तुम मुझे मैं नाराज होऊंगा या नाराज होंगी और तुम मुझे मनाओगे, तुम मुझे झेलोगे, मेरे नखरे सहोगे। सो इन दैट केस कई बार ऐसा होता है कि जिसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं वो हद से ज्यादा अधिकार रखता है अपने स्पाउस पे कि दिस इज योर हेडेक, यू हैव टू मैनेज मी।
तो ऐसे केस में फिर क्या किया जाए, बिकॉज यहाँ पे वो शादी ही इसीलिए कर रहे हैं. अगर शादी में आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लेट मी टेल यू ब्रूटली ऑनेस्ट कि ये सब नहीं है. योर थॉट्स, योर इमोशंस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट योर पार्टनर. तो वो हैप्पीनेस भी आ जाए, वो गुस्सा भी आ जाए, कोई भी फीलिंग आ जाए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, आप मदद मांग सकते हो. तो जो आप हक की बात करें ना, वो हक आप मान सकते हो कि बीइंग यू आर माय पार्टनर, सो बीइंग माय लाइफ पार्टनर, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम मुझे मदद करो इसे डील करने की. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज व्हाट अ हेल्प इज, अ सपोर्ट इज, डेफिनेटली. लेकिन मैं गुस्सा हूँ और तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और सारी की सारी चीजें मैं तुम्हारे ऊपर थोप दूं, जैसे नार्सिसिस्ट करते हैं, राइट. जैसे नार्सिसिस्ट करते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तो वो सेल्फ गिल्ट में वो बंदा चला जाएगा या बंदी चली जाएगी. ये सब खेल करना है तो भाई आप सिंगल रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ. मैरिज इज नॉट फॉर यू, डेफिनेटली नॉट फॉर यू. मन तो नहीं कर रहा है कि इस डिस्कशन को यहीं एंड करूं, बट क्या करें, और हमारे पास तो कोई ऐसा एयर टाइम की प्रॉब्लम भी नहीं है, बट स्टिल यू नो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू कम टू एन एंड. जैसा कि बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे एक्टर ने अंत दिखाया, दर्शाया अपनी एक कहानी में, कि अंत कैसा दिखता होगा, कि उसमें कितना ठहराव है, कि उसे पता है कि आना तो तूने मेरे पास ही है. तो वो अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल बात है. So marriage is actually it is a stable institution. It gives you stability. If you deal with it. You're right. That's it. Yeah. Thank you so much लीना जी. बहुत बहुत अच्छा लगा ये सीजन करके. इतने हमने उतार चढ़ाव देखे and somehow we just managed it. और सबसे बड़ी बात ये दर्शकों कि लीना जी के बिजी शेड्यूल में शूटिंग टाइम मैनेज करना इज सच अ टास्क. तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बिजी रहती हैं अपनी केसेस के साथ, केस स्टडीज के साथ. सो थैंक यू सो मच. आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. होपफुली आपको ये सीजन पसंद आया हो और शायद आपका भी वाह आपने डिस्कवर किया हो अपने ही विवाह में. एंड क्या बोलते हैं आप, शादी के ब्राइड इफेक्ट्स. तो शादी के साइड इफेक्ट्स नहीं, बट शादी के होते हैं ब्राइड इफेक्ट्स. ऐसा लीना जी एक मिशन पे हैं और हम काफी देख चुके हैं. 4000 शादियों से ज्यादा हम देख चुके हैं जो साइड से ब्राइड इफेक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं. सो हैट्स ऑफ टू यू लीना जी. Hopefully see you again. Thank you so much. Thanks a lot, Poonam. Thanks a lot. It was a wonderful presentation. Thanks.